वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं। इंग्लिश बीए सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा किया जाएगा। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, 10-10 व्यक्तियों से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करवाइएगा, ये आप लोगों का परम दायित्व है। तो आइए हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर वो अलग की बात है। ओके, इंग्लिश, अब इसमें आप देखेंगे ग्रामेटिकल फैक्ट भी आप पढ़ते हैं और भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये कि इंग्लिश, ये इंग्लिश ही केवल है। ओके, इंग्लिश पोएट्री आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। अभी आप लोगों ने जो है प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में आपने जो है जो एक प्रकार से गद्य वाला रूप होता है उसको पढ़ा था। इसमें आप काव्य वाला रूप पढ़ेंगे अंग्रेजी का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस पेपर का क्या नाम है? इस पेपर का नाम है, क्या नाम है भैया? इस पेपर का नाम है इंग्लिश पोएट्री। तो बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 इंग्लिश पोएट्री के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि आपके पेपर का नाम है रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। क्या नाम है? रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, ये आपके पेपर का नाम है। इसी से आपके प्रश्न आएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास मैं करूँगा। ओके, आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि आपके पेपर को डिवाइड करके दूसरी तरीके से, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में पूछेगा, तो पेपर 1 से और पेपर 2 दोनों के पेपर को मैंने इसमें दोनों पेपर के प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताने का प्रयास रहेगा। जैसे अंग्रेजी तो आप समझ ही रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, तो इंग्लिश में जो आप पोएट्री पढ़ोगे, यानी कि जो उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हिंदी में बताने का भी प्रयास करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए सही तरीके से। ओके, तो हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे जो है जैसे कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, जैसे सॉनेट हो गया, जो है एलिजी हो गया, ओड हो गया, ये सब एपिक हो गया, बैलेड हो गया, ये सब आपको लिरिक वगैरह देखते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये सब भी आप फॉर्म्स ऑफ जो पोएट्री होती है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारे, जैसे कि जो स्टेंजा फॉर्म्स होते हैं, कुछ वहाँ से प्रश्न आएंगे, कुछ पोएटिक जो है डिवाइसेस होती हैं उनसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि जो है स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, टोन कैसा, थीम क्या है, रिदम क्या है, राइम क्या है, स्कीम क्या है, ये सब। ठीक है, वैसे राइम स्कीम एक ही चीज़ है, तो राइम स्कीम क्या है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, या फिर काइंड्स ऑफ मैटर, ये सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम्स में आता है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच से भी प्रश्न आपके हो सकता है, एक आध दो प्रश्न पूछ ले, ये सब आपके सिलेबस में है। उसके बाद में विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, जॉन जो है डन हो गए, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप हो गए, थॉमस ग्रे हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड जो है टेनिसन हैं, एलिजाबेथ बैरेट हैं, जो है ब्रोविंग। ठीक है, इसके अलावा मैथ्यू आर्नाल्ड हैं, रॉबर्ट जो है ब्रोविंग है, ठीक है, ब्राउनिंग। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है पोएट भी आप में हैं। इसके अलावा आप टी.एस. इलियट के बारे में, W.B. यीट्स भी हैं, और फिलिप जो है लार्किन, ये इतने पोएट आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपको बता दूं तो 12 पोएट के बारे में, मतलब कि 12 कवियों के बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि आपके पेपर 1 में जो है ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, स्टेंजा फॉर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस, ये आपको एक पेपर में दे दे और दूसरे पेपर में आपको जो है ये इन सभी कवियों के बारे में दे दे, तो ऐसे पूछेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जो है सारे के सारे, यानी कि दोनों के दोनों पेपर को समाहित करने का प्रयास करके हम आसानी से आगे बढ़ेंगे और सभी के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, चलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की जो है और बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष, देखिए स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम लोगों को कैसे मिलेगा और कैसे हम समझेंगे प्रश्नों को। बहुत ज़्यादा आपका जो है रिक्वायरमेंट थी, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी अंग्रेजी का बना दो, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर है, किसी का 11 तारीख से पेपर लगा था, बहुत सारे कमेंट्स आए थे 11 तारीख को लेकर के। हालांकि जो आने वाली परीक्षा होगी अन्य विश्वविद्यालयों की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि ये एक ही विश्वविद्यालय का है, सारे के सारे विश्वविद्यालयों का आप सिलेबस सेम हो चुका है, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में हो आप बीए में हो तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न है भैया कि द फर्स्ट जो है इलेगी, मतलब कि एलिजीज वर रिटन इन, यानी कि जो है फर्स्ट जो है एक प्रकार से जो एलिगेंस। ओके, तो जो है फर्स्ट एलिगेंस किसने लिखा था बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले लिखा गया था, बताइए किस भाषा में लिखा गया था भाई?
पहले जो है एलिगी जो है यानी कि जो एल्गी है वो किस भाषा में सबसे पहले लिखी गई बताइए? रोमन में या फिर ग्रीक में या फिर इन दोनों में या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो भाई जो सबसे पहले जो एल्गी लिखी गई थी वो आप देखेंगे रोमन और ग्रीक दोनों में आप देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ओड इज मच लाइक ए अब्लिकैन, यानी कि ओड एक की तरह, मतलब कि ओड किसकी तरह है? एपिक की तरह है या इलेगी, मतलब कि एलगी की तरह है या सोनेट की तरह है या फिर जो है नन ऑफ दी, जिनमें से किसी की तरह नहीं। बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएं भाई। ओड इज मच लाइक आ या फिर एन, किसकी तरह है भाई? ये जो है तो ये एलेगी की तरह, किसकी तरह है? इलेगी की तरह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच लिटरेरी फॉर्म्स इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोएट्स राइटिंग इन जो है एंशियंट ग्रीक, यानी कि प्राचीन यूनानी भाषा के, यानी कि जो प्राचीन एंशियंट ग्रीक है, यूनानी मतलब ग्रीक और यूनान एक ही बात है। तो ये बताएं कि प्राचीन यूनानी भाषा के कवियों के द्वारा जो फर्स्ट यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस साहित्य का जो है एक प्रकार से रूप, मतलब किस साहित्य रूप का विकास होता है? बताइए, किस साहित्य रूप का विकास किया गया प्राचीन यूनानी भाषा के कवियों के द्वारा? बताएं, ओड का ऑप्शन है या सोनेट का या फिर बैलेड का? बताने का प्रयास करेंगे भाई। सबसे पहले प्राचीन यूनानी भाषा के कवियों के द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य के जिस रूप का प्रचलन हुआ वो है ओड। कौन है भाई? ओड। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा करेक्ट? ओड का जो है प्रचलन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है द ईयरलिस्ट नोन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज। बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है द ईयरलिस्ट, ईयरलिस्ट माने होता है प्राचीनतम यानी पुराना, सबसे पुराना। तो द जो है एयरलिस्ट नोन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज। बताने का प्रयास करें भैया, द एयरलिस्ट नोन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज, यानी कि लिटरेचर का यानी कि साहित्य का सबसे पुराना ज्ञात रूप क्या है? बताइए भैया। अगला प्रश्न क्या है कि द ईयरलिस्ट नोन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज, यानी कि साहित्य का सबसे पुराना ज्ञात रूप कौन सा इनमें से? साहित्य का सबसे पुराना रूप जो कि ज्ञात है वो कौन सा है? बताइए सभी लोग फटाफट से बताएं। एपिक पोइट्री या फिलोसॉफी या ड्रामा या फिर रोमांटिक बैलेड्स? बताने का प्रयास करेंगे। तो एपिक पोइट्री जो है वो जो है एक प्रकार से, एपिक पोइट्री को क्या बोला जाता है? महाकाव्य कविता। एपिक जो है पोइट्री को महाकाव्य बोला जाता है, एपिक को महाकाव्य और पोइट्री को कविता। तो एपिक पोइट्री माने महाकाव्य कविता। ओके, तो ईयरलिस्ट नोन फ्रॉम ऑफ लिटरेचर इज एपिक पोइट्री। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि विच पोएम इज अ लेंथी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री। ओके, बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि विच पोएम इज अ लेंथी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री? एलिगी, ओड या एपिक्स या फिर डी नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यानी कि कह रहा है आपसे कि कौन सी कविता, कविता का एक लंबा कथानक का एक प्रकार से जो है काम है, यानी कि एक प्रकार से जो कविता एक लंबा या कथानक होता है जिसका, उस प्रकार की कविता क्या कहलाती है? तो उसको हम महाकाव्य कहते हैं। यानी कि कविता का एक ऐसा रूप जो कि एक प्रकार से क्या हो, जिसकी नरेटिव यानी कि जिसका जो है नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री जो है बिग हो, बड़ी हो, यानी कि लेंदी हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? यानी कि कौन सी कविता जो होती है, कविता का एक लंबा कथानक का एक प्रकार से रूप होता है, तो वो क्या है भाई? महाकाव्य आपका है। महाकाव्य इसमें से कौन सा है? महाकाव्य। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? विच पोएम इज लेंदी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री इज एपिक्स। ओके, यानी कि एपिक्स बोलेंगे इसको, ऑप्शन नंबर इसका सीक्रेट हो महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि व्हाट इज ब्लेड? ब्लेड क्या है? बताने का प्रयास करेंगे भाई। ब्लेड क्या है? सभी लोग बताएं। यानी ब्लेड को क्या बोलते हैं? गाथा गीत। हिंदी में बोले तो ब्लेड को गाथा गीत कहा जाता है। तो बताएं कि गाथा गीत क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्लेड? आ नैरेटिव पोइट्री है या आ सब्जेक्टिव पोएम है या फिर आ डिस्क्रिप्टिव पोएम है या फिर आ शार्ट पोएम है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? व्हाट इज ब्लेड? तो ब्लेड इज आ नरेटिव पोइट्री। ओके, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। तो गाथा गीत की तरह क्या होता है? फिर गाथा गीत क्या है भैया? गाथा गीत एक कथा कविता होती है। ओके, एक कथा कविता होती है। ओके, गाथा गीत यानी कि एक नरेटिव पोइट्री होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि अ ब्लेड इज़ अ काइंड ऑफ, यानी कि इनमें से कौन गाथा गीत की तरह का एक है। कौन सी गाथा गीत, यानी सॉन्ग गाथा गीत की भांति होता है, या पोयम, या फिर स्टोरी, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो आल मतलब कि अ ब्लेड इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग, पोयम एंड स्टोरी। इन सभी कोई प्रकार से, इन सभी की तरीके से होता है ब्लेड भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। प्रश्न क्या है? विच टाइप ऑफ पोएट्री एक्सप्रेसेस द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। बताएं प्रश्न क्या है, एक बार फिर से सुनिए। प्रश्न है आपका, विच टाइप ऑफ पोएट्री एक्सप्रेसेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है लिरिक पोएट्री, ऑप्शन बी है ओड, ऑप्शन सी है एपिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कवि के विचारों और भावनाओं को, कवि के विच टाइप ऑफ पोएट्री एक्सप्रेसेस द थॉट्स एंड फीलिंग, यानी कवि के भावनाओं, यानी कि उसके थॉट फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी उसके विचार। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि कवि के विचारों और भावनाओं को किस प्रकार की कविता व्यक्त करती है, यानी कि कौन सी इनमें से कविता, लिरिक पोएट्री क्या कवि के थॉट्स को और फीलिंग्स को व्यक्त करती है, या ओड ऐसा करता है, या फिर एपिक करता है, क्या करता है बताइए? लिरिक पोएट्री, ओड या फिर एपिक्स, इन तीनों में से क्या है जो कि कवि के विचारों और भावनाओं को एक प्रकार से कविता की, एक प्रकार से मतलब कि विचारों को जो है व्यक्त किया जाता है। कौन सी कविता व्यक्त करती है भाई? तो जो गीत कविता होती है, यानी कि जो लिरिक पोएट्री होती है वो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, लिरिक पोएट्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, अ पोएम दैट जनरली हैज़ मैटर एंड राइम। बताने का प्रयास करेंगे। मैटर एंड राइम ये क्या है भाई? मैटर एंड राइम ये सब क्या है? मैटर एंड राइम ये सब मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए, मैटर एंड राइम ये सब क्या है? ये सब पोएटिक डिवाइसेस है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। टोन, थीम, रिदम, राइम स्कीम, ये और जो है मैटर, ये सब हैं आपके क्या? ये सब आपके क्या है भैया? ये सब पोएटिक डिवाइसेस हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप पोयम दैट जनरली हैज़ मैटर एंड राइम, यानी कि एक कविता जिसमें आम तौर पर मैटर और राइम दोनों होते हैं, ऐसी कविता, यानी कि सामान्य रूप से या आम तौर पर एक ऐसी कविता या ऐसी पोयम, अ पोयम दैट जनरली, यानी एक ऐसी कविता, ऐसा पोयम जिसमें समान रूप से हैज़ मैटर एंड राइम, यानी कि मैटर एंड राइम दोनों विद्यमान होते हैं। लिरिक बोला जाता है उसको, या फ्री वर्स। वर्स माने क्या होता है भाई? वर्स माने आपका होता है एक प्रकार से, वर्स माने क्या होता है बताएं सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, छंद होता है, बिल्कुल। ओके, चलिए। लिरिक या फ्री वर्स या नैरेटिव या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताएं? अ पोयम दैट जनरली हैज़ मैटर एंड राइम किसको बोलते हैं? लिरिक। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, यानी गीत। लिरिक माने क्या होता है? गीत। अगला प्रश्न है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स। ड्रामेटिक जो मोनोलॉग होता है उसका मतलब क्या है? अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग को बोलते क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है भाई? ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसको नाटकीय एकालाप। ड्रामा माने नाटक होता है, ड्रामेटिक माने नाटकीय, मोनोलॉग माने होता है एक क्या भाई? एकालाप, यानी कि एक प्रकार से नाटकीय एकालाप जो होता है उसका अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है भाई? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन, स्पीड और टॉक्स विच इंक्लूडेड इंटरलेक्चुअल या फिर जो है इंटरलॉक्टर एक प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रकार से जो आत्म बातचीत होती है या गति वार्ता होती है जिसमें नाटकीय रूप से प्रस्तुत वार्तालाप या वार्ताकार शामिल होता है, उसी को हम बोलते हैं, यानी कि सेल्फ कन्वर्सेशन, जिसमें क्या होता है? सेल्फ जो है कन्वर्सेशन होता है, स्पीड और टॉक्स विच इंक्लूडेड्स इंटरलोक्टर जो है प्रेजेंटेड ड्रामेटिक जो है ड्रामेटिकली, यानी जो एक प्रकार से नाटकीय रूप से। तो कहने का मतलब ये है कि एक आत्म बातचीत होती है या एक गति या वार्ता, ऐसी गति या वार्ता जिसमें क्या होता है? नाटकीय रूप से प्रस्तुत वार्ताकार जो होता शामिल होता है,
वही होता है आपका नाटकीय एकालाप। यानी नाटकीय एकालाप बातचीत, गति, वार्ता, जिसमें नाटकीय रूप से प्रस्तुत वार्ताकार जो होता है ये सब शामिल होता है, यही आपका नाटकीय एकालाप होता है। ओके, यही आपसे प्रश्न पूछा रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यही इसका मतलब होता है। ओके, आगे देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समझ क्या आ चुका है। अगला प्रश्न है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज पार्टली एंड पार्टली। पार्टली एंड पार्टली माने होता है आंशिक और आंशिक रूप से। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज पार्टली एंड पार्टली, यानी कि आपसे कह रहा है कि नाटकीय एकालाप आंशिक रूप से क्या है, आंशिक रूप से डैश स्थान पर क्या भरा जाएगा और डैश स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ड्रामा एंड पोएट्री। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग इज पार्टली ड्रामा एंड पार्टली पोएट्री। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोगों की समझ क्या आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, देखिए एग्जाम से ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके। ओके, देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है हेरोइक जो है कॉपलेट, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई हेरोइक जो है कॉपलेट, यानी प्रश्न क्या है हिंदी में बोले तो इसको बोला था वीर दोहा। यानी कि जो हेरोइक जो है कॉपलेट दिया हुआ है यहाँ पर जो है, उसका मतलब क्या है, वीर दोहा। ओके, यानी कि जो है वीर गाथा या फिर एक प्रकार से वीरतापूर्वक दोहे, वो चीज़ें। ओके, तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं भाई, इससे क्या समझते हैं आप बताने का प्रयास करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई हेरोइक कपलेट, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, यानी कि अ पेयर ऑफ राइमिंग जो है आयम्बिक जो है पेंटामेटर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आयम्बिक पेंटामेटर की एक जोड़ी जो होती है वो वीर दोहे से हम लोग समझते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आ पोएटिक फॉर्म विच इज़ रिटन विथ आयम्बिक जो है पेंटामेटर इज, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए फ्री वर्स, बी है हाइकू, सी है आपका ब्लैंक वर्स और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आ पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन विथ आयम्बिक जो है पेंटामेटर इज, क्या है भाई, तो ब्लैंक वर्स को, यानी जो खाली छंद होते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया आपका, हिंदी मीनिंग ये बनेगा कि एक जो है एक काव्यात्मक रूप से जो आयम्बटी जो है आयम्बिक पेंटामेटर के साथ लिखा गया है वो क्या होता है, तो वही आपका ब्लैक जो है वर्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आ पोयम विच नो मैटर आर राइम, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि आ पोयम विथ नो मैटर और राइम। ऑप्शन ए है लिरिक, बी है फ्री वर्स, सी है नरेटिव और डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि एक कविता, एक ऐसी कविता जिसमें कोई मैटर या कविता नहीं है, बताएं। एक कविता जिसमें कोई मैटर या फिर कोई एक प्रकार से राइम कोई नहीं है, एक ऐसी कविता जिसमें कोई मैटर या कोई राइम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कोई कवित्व तो नहीं है जिसको आप बोलते हैं कि जैसे कि छंदमुख कविता निराला लिखते थे, तो वैसे अंग्रेजी में तो उस प्रकार का पोयम जिसमें ना तो मैटर है ना तो राइम है, तो उस प्रकार की कविता को हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, यानी कि छंद मुक्त या मुक्त छंद की कविता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी छंदमय नहीं तो मुक्त छंद होगा, मुक्त माने नहीं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लाइन्स आर इन जो है, हाउ मेनी लाइन्स आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो स्पेंसेरियन जो स्टेंजा होता है उसमें कितनी लाइन होती है। हाउ मेनी लाइन्स आर इन स्पेंसेरियन श्लोक, यानी स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्टेंजा माने क्या होता है, श्लोक। ओके, तो बताएं हाउ मेनी लाइन्स, इसमें कितने जो है स्पेंसेरियन श्लोक में कितनी पंक्तियां होती हैं, कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइनें होती हैं या 12 लाइनें होती हैं या 24 लाइनें होती हैं या 8 लाइनें होती हैं। तो भाई इसमें जो होती कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइनें, यानी 9 लाइन होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज़ ट्रेजरिमा, बताएं व्हाट इज़ ट्रेजरिमा। भाई ट्रेजरिमा क्या है, ट्रेजरिमा क्या है बताएं। तो ट्रेजरिमा जो है ऑप्शन ए में दिया है वही करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है, सॉरी ए ऑप्शन बोल दिया,
चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद में क्लियर होगा। व्हाट इज ट्रेजा रीमा? ट्रेजा रीमा क्या है भाई? ट्रेजा रीमा जो है आपका अ पोएटिक फॉर्म विथ एन इंटरलॉकिंग 3 लाइन्स राइम स्कीम, यानी कि ट्रेजा रीमा जो है एक इंटरलॉकिंग 3 पंक्ति कविता की योजना होती है, उसके रूप में एक काव्य रूप के रूप में हमारे समझ आती है। तो एक काव्य के रूप में, यानी कि एक ऐसा काव्य रूप जो कि एक इंटरलॉकिंग 3 पंक्ति कविता योजना होती है, वो उसी को हम ट्रेजा रीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आ पोएटिक, यानी कि ट्रेजा रीमा इज आ पोएटिक फॉर्म विथ आ इंटरलॉकिंग 3 लाइन्स राइम स्कीम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें अगला प्रश्न आपके अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि आ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए है लिरिक, ऑप्शन बी है फ्री वर्ड्स, ऑप्शन सी है नरेटिव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि एक कविता जो साजिश, सेटिंग और पात्रों के साथ एक कहानी बताती है, यानी कि एक ऐसा पोयम, एक ऐसी कविता जो है एक प्रकार से स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, ये तीनों बताती है, उस प्रकार की कविता को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रकार की कविता को हम क्या बोलते हैं? नरेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नरेटिव बोलते हैं। ऑप्शन सी में द नरेटिव करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है कि टोन इज लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि टोन इज अ लिटरेरी डिवाइस द रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, एटीट्यूड, इन्फ्लुएंसेस या फिर लर्निंग या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यानी कि आपसे प्रश्न जो है ये कह रहा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि स्वर एक साहित्यिक उपकरण है जो लेखक की डैश को विषय वस्तु के प्रति दर्शाता है, तो रवैये को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एटीट्यूड को दर्शाता है। तो भाई टोन, स्वर जो होता है, यानी जो टोन होता है वो किसको दर्शाता है? वो टोन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जो टोन होता है, जो स्वर होता है, एक साहित्यिक उपकरण होता है जो कि लेखक की जो रवैया होती है, यानी एटीट्यूड होता है, उसको दिखाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए तो एटीट्यूड ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर वही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है द थीम इज यानी विषय। थीम माने क्या होता है? विषय। तो विषय क्या है? एक प्लॉट है या फिर एक कैरेक्टर है या फिर एन एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस है। बताएं विषय है तो विषय क्या है? या फिर द ऑप्शन डी दिया है द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट। तो थीम जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज, मतलब किसी का भी थीम, जिसको पता नहीं कि ये थीम क्या है, थीम माने होता है कि पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि उसका केंद्र बिंदु क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड थीम। ओके, द थीम इज द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बड़ी मेहनत करने के बाद में ये वीडियो आपके समक्ष आ रही है, मान करके चलो आप लोगों की कठिन जो एक प्रकार से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया इंग्लिश को लेकर के कि मुझे एक प्रकार से बड़ी मेहनत करने के बाद में इसको बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। जटिल मेहनत करने के बाद बनना पड़ता है अंग्रेजी वरी, तो इसे देखने पे एक प्रकार से कठिन लगती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है जो एक प्रकार से मैं इंग्लिश विषय वस्तु को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ओके, तो एक बार लाइक और शेयर करके हौसला थोड़ा सा और बुलंद करें। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है मेरे भाई कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सॉनेट इन शेक्सपियर्स सॉनेट सीक्वेंस। बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि शेक्सपियर के सॉनेट अनुक्रम में इस सॉनेट की संख्या क्या है? कौन सी सॉनेट की भैया? तो सॉनेट शेक्सपियर का कौन सा सॉनेट आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो शेक्सपियर का आपके पाठ्यक्रम में जो सॉनेट संकलित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स। ये आपके जो है सॉनेट का नाम है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित है। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता? अंग्रेजी साहित्य में सभी जानते होंगे। तो उनके द्वारा रचित है ये सॉनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ओके, तो इससे
तो ये बताएं आप, ये बताएं तो आपसे एग्जाम से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द सॉनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो आप बताएंगे शेक्सपियर। ओके, अच्छा प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सॉनेट इन शेक्सपियर्स सॉनेट सीक्वेंस, यानी कि शेक्सपियर के सॉनेट अनुक्रम में जो ये सॉनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसकी संख्या क्या है बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिया 116, बी दिया 112, सी दिया 124 और डी दिया 108। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 116, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो 116 नंबर सॉनेट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिस सॉनेट इज एड्रेस्ड टू, बताएं भाई, यानी कि इस सॉनेट को संबोधित किया गया है, यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो सॉनेट है इसको संबोधित किया है। किसने संबोधित किया है, फिर किसको संबोधित किया गया बताएं। तो जो है मिस्टर WH को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इन द सॉनेट ट्रू लव इज कंपेयर्ड टू, अच्छा ये जो सॉनेट है यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसी के बारे में बातें होंगी अभी, ठीक है। तो इन द सॉनेट यानी कि इसी सॉनेट के बारे में बात रहा हूँ, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो इस सॉनेट में ट्रू लव इज़ जो है कंपेयर टू, यानी कि ट्रू लव को किससे तुलना की गई है, यानी कि सच्चे प्यार की तुलना इस सॉनेट में किससे की गई है? तो द लाइट हाउस से की गई। किससे की गई? लाइट हाउस से की गई, द लाइट हाउस। ऑप्शन बी में दिया लाइट हाउस, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है व्हाट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द ट्रू लव। शेक्सपियर के अनुसार, व्हाट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, आपसे कह रहा है कि शेक्सपियर के अनुसार, आगे कह रहा है कि इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रू लव, यानी कि प्यार का या सच्चे प्यार का सबसे बड़ा गुण क्या होता है। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शेक्सपियर ने सच्चे प्यार का सबसे बड़ा गुण, सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या बताया ट्रू लव का। ऑप्शन ए दिया है इट्स रिमाइंस अनचेंज्ड, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स रिमाइंस अनचेंज्ड, यानी कि ऐसा लव जो कि कभी क्या ना हो, परिवर्तित ना हो, यानी कि लव जो होता है अपरिवर्तित होता है, तो वही सच्चे लव का एक प्रकार सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ये जो है अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है, इट रिमाइंस अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ट्रू लव इज आल्सो कंपेयर्ड टू अ हेवनली बॉडी, व्हाट इज इट, यानी आपसे कह रहा है कि ट्रू लव इज आल्सो कंपेयर्ड टू अ हेवनली बॉडी, व्हाट इज इट, यानी कि शेक्सपियर जो है उनके बारे में ही उन्होंने ही बताया है। इस प्रश्न का जो है हिंदी मीनिंग ये होगी कि सच्चे प्यार की तुलना एक स्वर्गीय शरीर से भी की जाती है, वो स्वर्गीय शरीर क्या है? सच्चे प्यार की तुलना किससे की जाती है? आप देखते हैं शादी वगैरह में पूरब जो है उत्तर दिशा की ओर दिखाया जाता है कि उनको साक्षी पंचमम ध्रुवमालोक है, तो जो ध्रुव तारा होता है वो क्या होता है? ट्रू लव इज आल्सो कंपेयर टू आ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी माने कि जो स्वर्गीय बॉडी, हेवन माने क्या होता है? स्वर्ग, हेवन माने स्वर्ग, ये लाई लगा करके यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसको एक प्रकार से स्वर्गीय बोला गया, ठीक है। तो हेवनली बॉडी यानी कि स्वर्गीय शरीर से भी सच्चे प्यार की तुलना यानी कंपेयर उससे की जाती है। किससे कंपेयर की जाती है? व्हाट इज़ इट, वो क्या है, या फिर ये क्या है जिससे तुलना की जाती है सच्चे प्यार की, वो स्वर्गीय बॉडी क्या है? तो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा को क्या बोलते हैं? आ गैलेक्सी बोलते हैं, पोलर स्टार, या फिर द सन, या फिर द मून। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। तो ट्रू लव इज आल्सो कंपेयर टू आ हेवनली बॉडी, व्हाट इज इट, पोलर या फिर पोल स्टार। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जो पोल स्टार होता है आपका, जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव माने पोल, ओके, और स्टार माने तारा। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सॉनेट वर रिटन बाई शेक्सपियर, बताइए हाउ मेनी सॉनेट्स वर रिटन बाई शेक्सपियर्स, यानी कि शेक्सपियर की बात कर रहा है यहाँ पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी सॉनेट वर रिटन बाई शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के द्वारा कितने सॉनेट लिखे गए। तो भाई 154 सॉनेट, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा 154। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेसेड टू द डार्क लेडी, यानी कि डार्क लेडी को कितने सॉनेट संबोधित किए जाते हैं। डार्क लेडी को कितने सॉनेट संबोधित किए जाते हैं भाई? तो 26 सॉनेट, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। 26 सॉनेट जो है डार्क लेडी को संबोधित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है,
प्रश्न आपके समक्ष है कि शेक्सपियर सॉनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, शेक्सपियर्स सॉनेट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 3 जो है क्वांट्रेंस एंड 1 जो है कपल्ट, यानी कि जो प्रश्न कह रहा कि आपसे कि शेक्सपियर के सॉनेट जो हैं कैसे कैसे बटे हुए हैं, तो 3 क्वाट्रेन और 1 दोहे में। ओके, कपल्ट माने दोहा। ओके, तो 3 क्वाट्रेन और 1 दोहे। ओके, ये शेक्सपियर के सॉनेट के बारे में है बात। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ शेक्सपियर बिलोंग टू, यानी शेक्सपियर बिलोंग करते थे कहाँ से, सॉरी किस एज से? तो भाई क्लासिकल एज से, या जो है मतलब कि रेस्टोरेशन एज से, या फिर जो है एलिजाबेथन एज से, या रोमांटिक एज से। तो जो शेक्सपियर है ये जो है एलिजाबेथन एज से जो है बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्लासिकल एज माने शास्त्रीय एज, और रेस्टोरेशन एज माने होता है बहाली युग, और रोमांटिक एज माने होता है रोमांटिक युग। ओके, तो ये सब हिंदी में जैसे कि आप देखते हैं, सॉरी अंग्रेजी में आप देखते हैं, जैसे हिंदी में आप देखते हो कि आदिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, ये सब देखते नहीं हो? भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ठीक है, ये सब। तो यही सब इसी प्रकार से इसमें भी था, ठीक है। तो क्लासिकल एज जो है रेस्टोरेशन एज, या फिर रोमांटिक एज, क्लासिकल, एलिजाबेथन एज, ये सब एज है। तो जो शेक्सपियर हैं ये एलिजाबेथन एज से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो भाई सभी लोग आप, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखें सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि whom does blame for the loss of his zest in his poem on his blindness। अच्छा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन की रचना है। किसकी रचना है? जॉन मिल्टन की रचना है। ओके, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे भाई, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है कि whom does blame for the loss of his zest is in his poem on his blindness। पर यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा था? तो जॉन मिल्टन ने लिखा था इसको। ओके, अच्छा, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न का मतलब क्या है? प्रश्न कह रहा है कि अपनी कविता में, यानी कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जो आपकी अपनी कविता है, जो आपकी पाठ्यक्रम में संकलित है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उस ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उनकी दृष्टि के नुकसान के लिए किसे दोषी उन्होंने ठहराया है। उसी कविता में जो है अपने ब्लाइंडनेस के लिए, यानी अपने अंधेपन के लिए उन्होंने किसको दोषी ठहराया है, या जो है उनकी जो दृष्टि को नुकसान हुआ, यानी कि उनके अंधे हो गए थे जो, तो उसके लिए दोषी किसको ठहराया? उन्होंने स्वयं को, यानी कि हिमसेल्फ। ओके, हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज मिल्टन जस्टिफाइंग इन हिज सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि आपसे कह रही कविता, मतलब प्रश्न कह रहा है कि मिल्टन जो है अपने सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में क्या उचित ठहरा रहा है। तो भाई क्या उचित ठहरा रही हैं? जो मिल्टन हैं वो अपनी कविता व्हाट इज़ मिल्टन जस्टिफाइंग इन हिज सोनेट, यानी मिल्टन जो हैं अपनी कविता में क्या जो है एक प्रकार से जस्टिफाई करना चाह रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में। तो क्या जो है दर्शाना चाह रहे हैं भैया, ये जो है जो एक प्रकार से जो बेस ऑफ गॉड है, यानी कि जो एक प्रकार से तौर तरीके किसके? भगवान के, यानी कि वेज ऑफ गॉड, यानी जो भगवान का तरीका है, भगवान के तरीके, यानी भगवान कैसे क्या करते हैं वो जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, विच पोएट वर्स वाज मास्टर्ड बाय मिल्टन, यानी आपसे कह रहा है कि मिल्टन ने किस काव्य कविता में अपनी महारत, मतलब कि महारत हासिल की थी, बहुत ज़्यादा जानकारी थी उनको। किस में जानकारी ज़्यादा थी भैया उनको? विच पोएटिक वर्स वाज मास्टर्ड बाय मिल्टन, तो ब्लैंक जो वर्स होता है उसमें, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ब्लैंक वर्स में ये एक प्रकार से मास्टरेट थे। ओके, यानी कि महारत हासिल करी थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है, हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन सर्व जो है गॉड बेस्ट, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है मिल्टन के अनुसार भगवान की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है। हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन सर्व गॉड बेस्ट, यानी कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है। हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन, यानी कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु माने कौन, सर्व माने सेवा करना, गॉड बेस्ट माने भगवान की, बेस्ट माने बेस्ट अच्छे तरीके से।
तो अच्छे तरीके से भगवान की सेवा कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु अकॉर्डिंग टू मिल्टन सर्व गॉड बेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। दोज हु वियर हिज माइल्ड यॉक पोटेंशियली, यानी कि भगवान के द्वारा जो उसको जो दिया गया है, यानी कि उसको धैर्यपूर्वक, यानी भगवान जो उनके हल्के हुए जो एक प्रकार से मतलब कि जो जुआट मतलब कि एक प्रकार से बोले तो जो जुए हैं भगवान के, जुए मतलब कि जो भगवान ने उनको कहने के लिए बोला है, भगवान को जो एक प्रकार से भगवान के भगवान के जो तरीके हैं, यानी भगवान जो करना चाह रहे हैं वो एक प्रकार से हंसते खेलते जो है सब्र कर ले, जिसको यानी धैर्यपूर्वक जो है उसको ग्रहण कर ले, सहन कर ले, जो भगवान दे वही सर्वोपरि, भगवान जो करता है अच्छा करता है, इस भाव के व्यक्ति को एक प्रकार से वो भगवान की अच्छी सेवा कर सकता है। तो मिल्टन जो है यही कह रहे हैं, मिल्टन के अनुसार भगवान की सबसे अच्छी सेवा वही कर सकता है जो उनके हल्के जुए को धैर्यपूर्वक सहन कर सकता है। ठीक, यानी कि दोज हु बियर हिज माइल्ड योक पोटेंशियली। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हु डज मिल्टन वांट टू सर्व, यानी कि मिल्टन जो है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि मिल्टन किसकी सेवा करना चाहता है। तो मिल्टन जो है जो उसको बनाने वाला है, यानी कि हिज मेकर, जो उसको बनाने वाला यानी भगवान, तो उसकी वो सेवा करना चाहता है। हुज डज मिल्टन वांट टू सर्व? हिज मेकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी जो लिखा हुआ है नीचे, इसमें जो है बताएं, इसमें जो है निम्नलिखित जो स्पीच दी हुई है, फिगर ऑफ स्पीच जो दी गई है, इसमें क्या यूज किया गया है? बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, यानी क्या लिखा हुआ है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर सुन रिप्लाइज, यानी कि इसका मतलब है धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जल्द ही जवाब देता है। धैर्य उस बड़बड़ाहट को, यानी कि लेकिन, बट माने लेकिन, पेशेंस माने धैर्य, लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जल्दी जवाब देता है। ये जो एक प्रकार से कथन है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, या फिर एक प्रकार से अपोस्ट्रोफी है, या पर्सोनिफिकेशन है, या ऑक्सीमोरन है? बताएं। तो इसमें क्या है भाई? पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एपिक रिटन बाय मिल्टन, यानी कि मिल्टन द्वारा लिखित सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पैराडाइज लास्ट जो है, ये सबसे बड़ा महाकाव्य मिल्टन के द्वारा लिखा गया। कौन? पैराडाइज लास्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन एलिगी बाय मिल्टन। बताइए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से मिल्टन द्वारा एक शोक गीत जो लिखा वो कौन सा है? मिल्टन ने जो एक शोक गीत लिखा था वो कौन सा है? यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एलिगी बाय मिल्टन, तो उसका नाम क्या है? लाइकिडस। ओके, क्या है? लाइकिडस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, द थीम ऑफ मिल्टन्स सॉनेट ऑन हिज ब्राइनेट्स इज। द थीम ऑफ मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्राइनेट्स इज, यानी कि मिल्टन का सॉनेट जो है उसका विषय क्या है? उसका विषय कैसा? व्यक्तिगत है, यानी कि पर्सनल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। और पर्सनल से ही पर्सनिफिकेशन बना है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, देखे भाई। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न आप लोग देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष? प्रश्न दिया हुआ है कि टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड डन बिलोंग। अच्छा, डन जो हैं आपके, ये लेखक हैं। कौन? डन जो हैं ये लेखक हैं। इनकी कविता जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, डन की। ओके, ये बात, जॉन डन इनका पूरा नाम है। इनकी कविता है प्रेजेंस इन अब्सेंस। ओके, प्रेजेंस इन अब्सेंस इनकी कविता जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड डन बिलोंग, यानी कि डन जो है किस काव्य पाठशाला से संबंधित थे? रोमांटिक काव्यशाला पाठ से, मतलब पाठशाला से, क्लासिकल या फिर नियो क्लासिक या फिर मेटाफिजिकल? तो भाई ये जो थे मेटाफिजिकल से संबंधित थे, यानी कि आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल माने होता है आध्यात्मिक। तो टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड डन बिलोंग? ऑप्शन डी, मेटाफिजिकल, यानी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री डिड डन बिलोंग। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट इज द नेम गिवन टू डन डंस सिमिलर।
यानी कि आपसे कह रहा है कि डन की उपमाओं को क्या नाम दिया गया, यानी डन ने जो उपमाएँ की उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया भैया, उसको नाम दिया गया है कंसीट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द चीफ क्वालिटी ऑफ द अब्सेंस ऑफ लवर्स। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि व्हाट इज़ द चीफ क्वालिटी ऑफ द एब्सेंस लवर्स, यानी कि प्रेमियों की अनुपस्थिति का मुख्य गुण क्या है, प्रेमियों की अनुपस्थिति का मुख्य गुण क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द चीफ क्वालिटी ऑफ द एब्सेंस ऑफ लवर्स। द एब्सेंस ऑफ लवर्स की जो चीफ क्वालिटी वो क्या है भाई, वो चीफ क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्गर लव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, मजबूत प्रेम। अगला प्रश्न है विच स्माइल हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेक्रेसी ऑफ लव, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्यार को कहाँ छुपा कर रखना चाहिए, दिमाग में या फिर मतलब कि प्रश्न क्या है, विच स्माइल हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेक्रेसी ऑफ लव, बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न क्या है कि विच स्माइल हैज़ बीन यूज्ड सेक्रेसी ऑफ लव, तो रिच मैन। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, रिच मैन। ओके, प्रेम के रहस्य के लिए किस उपमा का प्रयोग किया जाता है, प्रेम के रहस्य के लिए किस उपमा का प्रयोग किया जाता है भाई, तो किस उपमा का, रिच मैन यानी कि अमीर का। ओके, अमीर आदमी, वैसे रिच मैन का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है वर शुड लव बी केप्ट कैंसलेड, यानी कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सच्चे प्यार का एक प्रकार, प्यार को प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेयर शुड लव केप्ट कैंसलेड, यानी प्यार को कहाँ पर जो है हम बचा करके रख सकते हैं, छुपा करके रख सकते हैं, रखना चाहिए, तो दिमाग में, इन माइंड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ ट्रू लव, व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ ट्रू लव, यानी कि सच्चे प्यार का मूल गुण क्या होता है, तो इसका मूल गुण होता है क्या, बियॉन्ड प्लेस ऑफ, मतलब कि बियॉन्ड प्लेस एंड टाइम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यही होता है। ओके, यानी समय एवं जो है स्थान से परे, स्थान एवं समय से परे, ये प्रेम का गुण होता है। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द पोएम, यानी कविता में किसे संबोधित किया गया है, जो कविता है आपकी, जो कविता हमने वही बताई थी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन सी कविता भाई मैंने बताई थी, कौन सी कविता बताई थी, कविता है प्रीसेंस इन एब्सेंस, जॉन डन की है। इस कविता की अगर मैं बात करूँ तो इस कविता में एक प्रकार से प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन एड्रेसेस इन द पोएम, बताएं किसको एड्रेसेस किया गया है, इसमें किसको एड्रेसेस किया गया भाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो स्पिरिट ऑफ लव या स्पिरिट ऑफ एब्सेंस या स्पिरिट ऑफ टाइम या फिर डेथ, बताएं सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर व्हाट काइंड्स पोएम इज प्रेजेंट इन एब्सेंस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शन नंबर अच्छा ये दूसरा वाला बोल दिया क्या, ये इसके ऊपर वाला प्रश्न देखिएगा हु हैज़ बीन एड्रेसेस इन द पोएम स्पिरिट ऑफ जो है एब्सेंस या स्पिरिट ऑफ लव या स्पिरिट ऑफ टाइम या डेथ, बताएं सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्पिरिट ऑफ एब्सेंस, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। अगला प्रश्न देखिएगा व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज प्रेजेंट इन एब्सेंस, बताएं सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे व्हाट काइंड ऑफ पोएम, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके समक्ष क्या है, प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न है कि कविता में कितने, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे है कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज प्रेजेंट इन एब्सेंस, तो क्या एक प्रकार से उपस्थित होता है, बताएं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, यही करेक्ट आंसर होगा आपका, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है भाई, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नाटकीय कलाप। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है हाउ मेनी स्टेंजाज आर दियर इन द पोएम, यानी कितने जो है स्टेंजा, यानी कितने जो है प्रकार से स्टेंजा हैं इस पोएम में। ओके, जिस पोएम का मैंने अभी भी नाम बताया था आपको, वो पोएम कौन सी भाई, तो कविता में कितने श्लोक या कितने स्टेंजा हैं किस पोएम में भाई, किस पोएम की बात कर रहा है, तो पोएम का नाम है आपके जो है
प्रीसेंस इन अब्सेंस, इसमें कितने पोयम हैं? तो भाई मतलब इसमें कितने जो है स्टेंजा यानी श्लोक हैं? तो 4 हैं। कितने भाई? 4 हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 यानी जो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अ पोप इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है, प्रश्न आप चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, अ पोएट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ। बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई जो पोएट है यानी कि कौन सा पोएट? अलेक्जेंडर जो पोप है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि ए पोएट। ए पोएट यानी अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर पोप जो है, अ पोप इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, यानी अलेक्जेंडर जो पोप हैं ये प्रतिनिधि कवि हैं। किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं? बताइए। तो ये जो प्रतिनिधि कवि हैं वो न्यू क्लासिकल एज के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अच्छा, इनकी कौन सी कविता अलेक्जेंडर पोप की आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो अलेक्जेंडर पोप की कविता आपके समक्ष है। कौन सी कविता है? यस्से ऑन मैन। ओके, 1 से लेकर के 18 लाइन तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अलेक्जेंडर पोप की कविता कौन सी? यस्से ऑन मैन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पोप यानी अलेक्जेंडर पोप इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप हैं उनका सबसे महान काम माना जाता है। कौन सा? मतलब कि सबसे महान या सबसे ख्याति वो प्राप्त किस में करी है? रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे अधिक ख्याति पोप को किस में प्राप्त हुई है? ड्रामेस्ट मतलब कि ड्रामा में, या फिर एक प्रकार से व्यंग में, या फिर जो है सॉनेट में, या फिर एपिक में? तो बताएं। तो भाई उनको जो है व्यंगकार के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, व्यंगकार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, व्यंग जो है ज़्यादा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज पोप्स जो है मास्टरपीस, यानी कि जो कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी कविता पोप की उत्कृष्ट कृति है इनमें से? द रैप ऑफ द लॉक, या फिर द डंसियड, या फिर एक प्रकार से एसे ऑन क्रिटिसिज्म, या फिर एसे ऑन मैन? बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज पोप्स मास्टरपीस? मास्टरपीस माने उत्कृष्ट कृति, बड़ी अच्छी जो इनकी कृति है वो कौन सी है? द रैप ऑफ द लॉक। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग भाई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष? अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके समक्ष भाई। प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि वेयर इज द पोएट सिटिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पोएम? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि कवि कविता लिखने के समय कहाँ बैठे हैं? कौन से कवि? तो भाई थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की जो कविता है, यानी कि एन एलिगी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एन एलिगी रिटेन इन अ चर्च यार्ड, जो मतलब कि इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये जो एक प्रकार से पोएट है ये किसने लिखा है? तो थॉमस ग्रे ने लिखा है। तो थॉमस ग्रे की अच्छा, थॉमस ग्रे जो हैं ये जो है किस युग के हैं भाई? तो ये एक प्रकार से ट्रांजिशनल एज के जो है माने जाते हैं। कौन? थॉमस ग्रे जो है बिलोंग करते कहाँ से? ट्रांजिशनल एज से बिलोंग करते हैं। ओके, और एन एलिगी इज जो है पोयम किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है। किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है एन एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो ये एक प्रकार से इनका पोएम है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उसी पोएम से प्रश्न आपका बन रहा है कि वेयर इज द पोएट सिटिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पोएम, यानी कि जो कवि है वो कविता लिखते समय कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो चर्च यार्ड में, एक चर्च यार्ड में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर चर्च यार्ड, इन अ चर्च यार्ड, इन अ चर्च यार्ड ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। इन द एलिगी जो है, इन द एलिगी ग्रे मोनर्स द डेथ ऑफ, यानी कि आपसे कह रहा भैया कि कह रहा है प्रश्न कि जो है एलिगी मतलब एलिगी ग्रे में जो है किसकी मौत का शोक मनाया गया है? तो भाई गरीब, ग्रामीण गरीब। ओके, ग्रामीण गरीब मतलब कि द पुअर विलेजर्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके देखिएगा। अगला प्रश्न है, वर एज द एलगी फिनिश्ड। वर एज द एलगी फिनिश्ड, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वर एज द एलगी फिनिश्ड, करेक्ट आंसर होगा आपका स्टोक पोज। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, यानी कि जहाँ शोक गीत समाप्त हुआ तो वो क्या? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? स्टोक पोजेस। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑल ऑल द स्टेंजाज इन द पोयम जो है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कह रहा है कि कविता में सभी छंदों में शामिल है।
कविता में सभी छंदों में शामिल है। ऑल द स्टेंजाज इन द पोयम कंसिस्ट ऑफ, क्या शामिल है भाई? प्रश्न आपसे कह रहा है कि हुईच मतलब कि ऑल द स्टेंजाज इन द पोयम कंसिस्ट ऑफ जो है 8 लाइन्स ईच। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विच बर्ड इज मेंशनड इन द पोयम, यानी किस पक्षी के बारे में कविता में बताया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भैया प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो कविता है आपकी उसमें किस पंछी का उल्लेख किया गया है। तो एन आउल यानी कि एक उल्लू का प्रयोग किया, एक उल्लू के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, किस कविता की बात मैं कर रहा हूँ कविता की, तो एन एलगी जो है रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ओके, अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अगला प्रश्न है भैया कि विच, ये तो होगा विच बर्ड वाला। अगला प्रश्न है द पोएम एंड्स विथ, द पोएम एंड्स विथ यानी कि कविता के साथ समाप्त होता है क्या। तो एक जो है एक प्रकार से एपिटाफ जो है, एपिटाफ ये समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। द पोएम एंड्स विथ एन एपिटाफ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, टू विच एज डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग, यानी आपसे कह रहा प्रश्न क्या है। अच्छा, आप विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनके बारे में प्रश्न आ गया आपके समक्ष। विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि टू विच एज डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग, बताएं। तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ कवि हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की तो आपके पाठ्यक्रम में इनकी कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की। कौन सी कविता है भाई? इनकी कविता है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, तो यही से प्रश्न आपसे बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये किससे? रोमांटिक एज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट टाइप ऑफ द पोएट ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है विलियम जी जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ किस जो है एक प्रकार के पोएट हैं, यानी किस प्रकार के कवि हैं ये। तो ये अ पोएट ऑफ लव या अ पोएट ऑफ डेथ या फिर अ पोएट ऑफ सारो या अ पोएट ऑफ नेचर, बताएं। तो ये जो है भाई आपके, इनका क्या नाम है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है भैया, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये प्रकृति के प्रकार से क्या है भाई? प्रकृति के अ पोएट ऑफ नेचर। तो व्हाट टाइप ऑफ पोएट इज वर्ड्सवर्थ? तो भाई अ पोएट ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, प्रकृति के पुजारी। अगला प्रश्न है व्हाट इज अ पजन, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक मूर्ति पूजक कौन है। एक मूर्ति पूजक कौन है भाई? तो जो प्रकृति में देवताओं की उपस्थिति देखता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका सी दिया है करेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि वन हु सीज द प्रिसेंस या प्रेजेंस ऑफ गॉड्स नेचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रकृति में देवताओं की उपस्थिति को देखता है वो मूर्ति पूजक होता है। यानी कि हिंदू जो हैं, आपको मैं बता दूं, हिंदू जो है प्रकृति में देवता, जैसे सूर्य चंद्रमा ये सब प्रकृति ही तो है, पेड़ पौधे जल, इन सभी में देवताओं की झांकी हम लोग देखते हैं। तो प्रकृति पूजक हम ही लोग हैं। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर इसका वही मूर्ति पूजक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हु इज ट्रिटॉन, हु इज ट्रिटॉन बताने का प्रयास करेंगे भाई। हु इज ट्रिटॉन, करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इज ट्रिटॉन? तो आसिया गॉड, यानी कि ट्रिटॉन कौन है भाई? तो एक जो है समुद्री देवता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हु डज द फ्रेज गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन, यानी बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि जो है एक मुहावरा है, यानी मुहावरा कौन सा है? प्राप्त करना और खर्च करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गेटिंग यानी प्राप्त करना, स्पेंडिंग माने खर्च करना। तो इसका मतलब क्या है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये एक मुहावरा है, फ्रेज है। इस फ्रेज का क्या अर्थ है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि वित्तीय लेन देन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समझ भैया, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे कि हु इज द, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, यानी आपसे कह रहा है ग्रेसियन अर्न के बारे में। प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन आ जो है ग्रेसियन अर्न। ठीक है, तो ग्रेसियन अर्न जो कि एक प्रकार से ऑन जो है ग्रेसियन अर्न, ये कविता आपकी जो है इसको किसने लिखा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, कौन सी? तो जॉन कीट्स की है ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न, ये रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कौन सी रचना भाई? कौन सी रचना आपकी संकलित है? ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न, ये आपके URN जो ये कविता है, URN मतलब होता है कलश। ओके,
तो ग्रेसियन कलश के बारे में बातें बताई जाएगी इसमें। तो आपसे पूछा रहा है कि ग्रेसियन अर्न जो है ये किसकी रचना है, तो जॉन कीट्स की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो जॉन कीट्स आपको दिए, कीट्स दिया है, ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा, कीट्स। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हेन वाज ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न रिटन, यानी कि कब लिखा था इन्होंने, कब लिखा था भाई, व्हेन वाज ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न रिटन, कब लिखी गई ये रचना, 1819 यानी कि 1819 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हेन वाज ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड, यानी कब प्रकाशन हुई इसका, कब प्रकाशन हुआ, तो 1819 में लिखी गई और उसके 1 साल के बाद 1820 में प्रकाशन होता, 1820 1820 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, हु हैड मतलब कि इंट्रोड्यूस्ड द यूआरएन टू किड्स, यानी कि मतलब किड्स को यूआरएन का परिचय किसने करवाया था, किसने करवाया था, हेडन ने करवाया था, किसने करवाया था, हेडन, ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। तो हेडन ने इंट्रोड्यूस करवाया था किड्स को, किसके बारे में, यूआरएन के बारे में, यानी कि अर्न के बारे में। अगला प्रश्न है, द अर्न रिप्रेजेंट्स कल्चर, यानी किसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जो अर्न है, तो वो ग्रीक जो है सभ्यता के बारे में बताता है, किसके, ग्रीक सभ्यता के बारे में, ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द अर्न बिलोंग टू, अर्न बिलोंग करता है, बताइए ये किसका था भाई, किसका था ये जो यूआरएन था, ये किसका था, तो लॉर्ड हॉलैंड, यानी कि किसका था भाई, लॉर्ड हॉलैंड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अच्छा देखिए ये प्रश्न आ चुका है, इसमें देखिए प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न है कि हु रोट द पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि इस कविता को किसने लिखा था, इस पोयम को किसने लिखा था, कौन सा पोयम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो किसने लिखा था भैया, टेनीसन ने लिखा था, किसने लिखा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन की ये कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, टेनीसन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, टेनीसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, यानी कि ये किस जो है प्रकार से युग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये विक्टोरियन एज के हैं, कौन, विक्टोरियन एज के कौन है भाई, टेनीसन, रिचर्ड यानी सॉरी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन जो हैं ये विक्टोरियन एज से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, द पोयम ब्रेक 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 इज, द पोयम ब्रेक 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 इज, यानी कि ये क्या है, एक सांग है या फिर एक डाई जो है डर्ग है या फिर एन एलिगी है या फिर एन ओड है, यानी कि एक जो है ओड है या एक एलिगी है या एक सांग है या फिर एक जो है प्रकार से ड्रैग है, बताएं तो ये क्या है, एलिगी है, एक क्या है, एलिगी है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि हुज डेथ इज द मॉर्न्ड इन द पोयम, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया, प्रश्न कह रहा है आपसे कि कविता में किसकी मृत्यु का शोक है, कविता में किसकी मृत्यु का शोक है भाई, तो आर्थर हल्लम की, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न क्या है कि आर्थर हल्लम वाज टेनिसन्स, यानी आर्थर हल्लम टेनिसन के कौन थे भाई, तो ये कौन थे, फ्रेंड थे, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, फ्रेंड थे। ओके, कौन थे, आर्थर हल्लम वाज टेनिसन्स फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हेन वाज द पोयम फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी कि जो है व्हेन वाज द पोयम फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी कि पोयम जो थी यानी कविता जो थी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, तो 1842 में, कौन सी कविता, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके, 1842 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि वर डज टेनिसन इमेजिन हिमसेल्फ इज द पोयम, बताइए, एट लीस्ट जो है सेशोर या फिर इन द चर्च यार्ड या फिर एट हल्लम्स ग्रेव या फिर एट होम, बताने का प्रयास करेंगे। तो हुज यानी कि कह रहा है आपसे कि कविता में टेनिसन स्वयं की कल्पना कहाँ पर करते हैं, तो टेनिसन जो है कविता में स्वयं की कल्पना हिमसेल्फ इन द पोएम इमेजिन टेनिसन एट होम, यानी कि टेनिसन इमेजिन हिमसेल्फ इन द पोएम एट होम, अपने घर में जो है अपने आप को इमेजिन करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष अगले चैप्टर से प्रश्न क्या है आपके समक्ष कि हाउ डू आई लव थ्री कंपोज्ड बाई, बताने का प्रयास करेंगे। हाउ डू आई लव, प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा भैया, प्रश्न कह रहा है कि हाउ डू आई लव थी, हाउ डू लव आई थी इज कंपोज्ड बाई। अच्छा, ये भी कविता आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है, कौन सी कविता भाई, तो कौन सी कविता, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो आपकी कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ही संकलित है। इसके अलावा जो है हाउ डू आई लव थी, ये कविता जो है एलिजाबेथ बैरेट ब्रोविंग जो है ब्रोबनिंग की है,
किसकी है, जो है एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग की है ये कविता, हाउ डू आई लव थी, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अल्फ्रेड लॉर्ड की जो टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, जो उनकी ब्रेक ब्रेक कविता, चाहे तो ये आप पढ़ो और चाहे इसके बदले में हाउ डू आई लव थी पढ़ो, दोनों में से प्रश्न जो है एक प्रकार से एक ही आने हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन दोनों में से एक, यानी कि चाहे आप लेट मी नॉट टू मैरिज टू ट्रू माइंड्स पढ़ो, सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर का, या फिर इसके स्थान पर आप जॉन मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये कविता पढ़ लो। दोनों में से केवल एक ही पढ़ना है, एक ही से प्रश्न आएंगे, चाहे तो इससे आएंगे चाहे इससे आएंगे, दोनों में से, या फिर दोनों में से दोनों के प्रश्न आ जाए, लेकिन करना एक ही से होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे कुछ पूछा जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या है आपके समझ, प्रश्न है कि हाउ डू आई लव थी इज कंपोज्ड बाई, तो किसने कंपोज्ड किया था भाई इसको, किसने एक प्रकार से लिखा इसको, किसने लिखा था भाई, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग बिलोंग टू, किस एज से बिलोंग करती थी, बताएं किस एज से बिलोंग करती थी, तो विक्टोरियन ईरा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग वाज द वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ थी, किसकी पत्नी थी ये, तो रॉबर्ट ब्रोवनिंग की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द पोएम हाउ डू आई लव थी इज, यानी कि ये पोएम किस पर क्या है, अ सोनेट है, अ लिरिक है, एलेगी है, या फिर एक प्रकार से अ सॉन्ग है, बताइए। तो प्रश्न क्या है कि हाउ डू आई लव थी इज आ, क्या है भैया ये, नहीं सॉरी, द पोएम हाउ डू आई लव थी इज, बताएं ये क्या है भाई, तो ये एक सॉनेट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, एक सॉनेट है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि हाउ डू आई लव थी इज आ, हाउ डू आई लव थी इज आ, जो है क्या है भाई, पेट्रार्चियन, मतलब कि पेट्रार्चियन सॉनेट है। ये कैसा है, पेट्रार्चियन सॉनेट है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इन विच वैल्यूम, जो है वैल्यूम ऑफ पोएम्स वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड, बताने का प्रयास करेंगे, यानी कविताओं के किस खंड में पहली बार कविता प्रकाशित हुई थी, बताने का प्रयास करेंगे। किस खंड में प्रकाशित हुई थी पहली बार कविता, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि सॉनेट फ्रॉम द इटली। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इन विच ईयर वाज द सॉनेट फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी पहली बार जो है सॉनेट जो है ये कब प्रकाशित हुई, विच ईयर, इन विच ईयर वाज द सॉनेट फर्स्ट पब्लिश्ड, ये जो सॉनेट है यानी कौन सॉनेट, डू आई लव थी, जो हाउ डू आई लव थी, ये जो सॉनेट है ये कब प्रकाशन में आया, तो ये पहली बार तो ये 1850 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, इन द पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हर लव फॉर, यानी कि बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि कविता में जो कवित्री है, यानी जो कवि जो है कवित्री है, उन्होंने अपने प्यार को किसके लिए व्यक्त किया है, तो अपने प्यार को हर हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड के लिए व्यक्त किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। उनके हस्बैंड कौन, रॉबर्ट ब्रोवनिंग। ओके, उनके लिए किसने किया है, तो किसने किया है, एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग ने। ओके, तो इस प्रकार से समझ में आ गए। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए भाई अगला प्रश्न आपके समझ क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हु रोड द पोएम डॉबर बीच, हु रोड द पोएम डॉबर बीच, प्रश्न आपसे कह रहा है कि डॉबर बीच जो पोएम है वो किसने लिखी है भाई, तो उसको लिखा मैथ्यू आर्नाल्ड ने। किसने लिखा, मैथ्यू आर्नाल्ड ने लिखा है। और मैथ्यू आर्नाल्ड जो है इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में डॉबर बीच जो है ये संकलित है कविता। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मैथ्यू आर्नाल्ड बिलोंग टू द, यानी किस एज से बिलोंग करते थे, तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हेन वाज द पोएम डॉबर बीच पब्लिश्ड, यानी कब पब्लिकेशन हुआ इसका, यानी कि कब प्रकाशन में आई, तो 1967 में इसका प्रकाशन होता है, किसका, द पोएम डॉबर बीच का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ कि वर इज डोबर बीच, वेयर इज डोबर बीच, यानी डोबर बीच कहाँ पर था, तो बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। डोबर बीच कहाँ पर है, तो बिटवीन इंग्लैंड, यानी बीच में किसके, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है डोबर बीच। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट इज द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द पोएम, बताइए कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, तो इसका क्या भाई,
तो जो है ऑप्टी जो है मिस्टिंग जो नोट है, यानी कि एक प्रकार से निराशावादी जो स्वर है इसमें, उसी के लिए कविता की विशेषता फेमस है, मतलब कविता की ये विशेषता है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा भाई, सॉरी, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोयम? तो इट्स जो है पेसिमिस्टिक नोट होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि जो निराशावादी, इसका मतलब निराशावादी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हु इज द सैडेस्ट पोएट इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो है इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के सबसे दुखी कवि कौन है? तो अंग्रेजी साहित्य के सबसे दुखी जो कवि हैं वो मैथ्यू आर्नाल्ड ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट अकॉर्डिंग टू आर्नाल्ड इज द मेन केस, मतलब कि केस ऑफ मतलब कि चोस इन द वर्ल्ड, यानी आपसे कह रहा है कि आर्नोल्ड के अनुसार दुनिया में अराजकता का मुख्य कारण क्या है? तो भाई मुख्य कारण क्या है? जो है लेक ऑफ फाइट इन रिलीजन, फेथ इन रिलीजन, यानी यही करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। लेक यानी कि छोड़ रहे हैं लोग किसमें? धर्म में विश्वास करना। तो धर्म में विश्वास की कमी हो रही है, यही अराजकता का सबसे मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड इज द ओनली विंडिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि अर्नाल्ड के अनुसार इस दुनिया में एकमात्र बाह्य जो है बाह्यकारी मतलब बाध्यकारी शक्ति क्या है, बताएं। तो अर्नाल्ड के अनुसार इस दुनिया में एक बाध्यकारी शक्ति क्या है भाई? तो एक बाध्यकारी शक्ति जो है वो क्या है? लव है, यानी कि प्यार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न है कि ब्राउनिंग वाज आ कंटेम्पोररी ऑफ ब्राउनिंग। अच्छा, एक रॉबर्ट ब्राउनिंग भी जो इनके पति थे, किसके पति थे भाई? रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पति हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं और मतलब रचनाएं करी हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भाई? कौन सी रचना रॉबर्ट ब्राउनिंग की संकलित है? ब्राउनिंग की। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में वो कौन सी है? माई लास्ट डचेस। तो माई लास्ट डचेस जो एक प्रकार से रचना है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि ब्राउनिंग यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज आ कंटेम्पोररी, मतलब कंटेम्पोररी ऑफ, बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, टेनिसन, यानी कि ये किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे भाई? ब्राउनिंग जो थे किसके समकालीन थे? तो टेनिसन के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज आ, ये किस जो है युग के पोएट हैं? तो विक्टोरियन के हैं या रोमांटिक के हैं, मॉडर्न हैं या फिर नियो क्लासिकल पोएट हैं? बताइए भाई। तो सॉरी, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज आ विक्टोरियन पोएट। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, विक्टोरियन पोएट है। अगला प्रश्न देखिएगा, माई लास्ट डचेज इज आ, माई लास्ट डचेज इज आ बैलेड है ये, फिर ड्रामेस्टिक मोनोलॉग है, या फिर ओड है, या फिर एलेगी है ये? तो बताइए, जो माई लास्ट डचेज यानी कि जो रचना है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ये क्या है? तो ये भाई क्या है? एक जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि एक प्रकार से बोले तो नाटकीय कलाप है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माई लास्ट डचेज वाज इंक्लूडेड इन द पोएटिक वॉल्यूम जो है एंटी टाइटल, यानी आपसे कह रहा है कि माई लास्ट डचेज को काव्यखंड में, मतलब किस काव्यखंड में शामिल किया गया था? तो किस में शामिल किया गया था भाई? किस में शामिल किया गया था? किस में शामिल किया गया भाई? तो बेल्स एंड जो है बेल्स एंड प्रोमेग्रांटिस। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द डक ऑफ जो है फेरारा, द डक ऑफ जो है फेरारा, यानी कि आपसे कह रहा है कि जो है द डक ऑफ फेरेरा द प्रो मतलब कि प्रोट अगेंस्ट, मतलब कि प्रोट अगेनिस्ट इन द पोएम इज, यानी कि बोले तो कविता में नायक जो ड्यूक ऑफ फेरारा, ये एक प्रकार से कहाँ का? तो इटालियन, एक प्रकार से ये एन इटालियन नोबल मैन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्स जो है लास्ट डचेस, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ड्यूक की लास्ट डचेस जो का उसका क्या नाम है?
जो ड्यूक की लास्ट डचेस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्या? ल्यूक्रेसिया डी मोडसी। क्या नाम है? क्या नाम है भाई इसका? क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए में ल्यूकेसिया। प्रश्न क्या दिया हुआ है? ल्यूक्रेसिया डी मोडेसी। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है द डक जो है द डक इज लास्ट डचेस, द डक्स लास्ट डचेस डेड एट द एज ऑफ। यानी आपसे कह रहा कि द डक्स लास्ट डचेस डेड एट द एज ऑफ, यानी कब मृत्यु हुई थी, कितनी की उम्र में? यानी जो ड्यूक्स लास्ट डचेस की मृत्यु कब हुई थी? 17 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? जो है 17, यानी 17 वर्ष की आयु में हुई थी। 17 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हाउ पेंटेड जो है पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, यानी कि आपसे कह रहा है कि डचेस के चित्र को कैसे चित्रित किया गया। तो किसको मतलब कैसे चित्रित किया गया था भाई? तो जो है इसको जो है फ्रा पेंडोल्फ, ऐसे ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। तो हाउ पेंटेड कैसे प्रिंटेड किया गया था? तो फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष हाउ मेनी डेज डिड द पेंटर टेक इन द पेंटिंग द पोर्ट्रेट, यानी आपसे कह रहा है कि कितने समय में चित्रकार को चित्र बनाने में कितने दिन लगे थे? तो 1 दिन लगा था उसको। कितना दिन लगा था? या सिंगल डे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए तो आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता रखी। अब जो अगले आपके पोएट हैं उनका नाम है, क्या नाम है भाई? उनका नाम है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट जो है इनकी पाठ्यक्रम में कौन सी कविता आपके मतलब की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? टी.एस. एलियट की है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड जो है प्रूफॉर्क। तो ये आपके पाठ्यक्रम में है, ये रचना इनकी टी.एस. एलियट की कौन सी रचना है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ओके, इसके अलावा W.B. ईस्ट भी आपके पाठ्यक्रम में है। द लेक जो है आइज मतलब कि इल्स ऑफ इंसी फ्री, ये इनकी रचना है W.B. ईट्स की। और फिलिप लार्किन भी हैं जिनकी जो है प्रकार से चर्च गोइंग रचना आपके पाठ्यक्रम में है। अब मैं बताता हूँ प्रश्न। देखिए प्रश्न आपके समक्ष है कि T.H. एलियट वाज बाई बर्थ, यानी कि ये जन्म से कहाँ के थे? जन्म से कहाँ के भाई? अमेरिकन है। अमेरिकन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। T.S. एलियट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है T.S. एलियट बिलोंग टू, T.S. एलियट जो है बिलोंग करते थे कहाँ से? T.S. एलियट बिलोंग टू 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी जो है संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है द पोयम लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉर्किस, ये क्या है भाई? जो इनका पोयम है इनका, ये क्या है भाई? जो जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क की कविता है, यानी कि जो लव सॉन्ग बताने का प्रयास करेंगे। जो इनकी कविता है द पोयम मतलब कि लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफॉर्क, ये कविता मतलब जो इनकी रचना है ये क्या है? ड्रामेस्टिक मोनोलॉग है, या फिर बैलेड है, या ओड है, या फिर जो है इंटीरियर मोनोलॉग है? तो भाई ये क्या है? ये इंटीरियर मोनोलॉग है। क्या है? एन इंटीरियर मोनोलॉग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में है, मतलब कि अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा सकते हैं एग्जाम्स में? प्रश्न है कि हु इज़ द जो है मतलब कि प्रोटेगेनिस्ट इन द पोयम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क, बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है कि जे अल्फ्रेड जो प्रूफॉर्क हैं उनकी कविता लव सॉन्ग में जो नायक है वो कौन है? बताएं। जो एक प्रकार से जो इलियट हैं इनकी मतलब कि जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है किसकी? T.S. इलियट की जो कविता है उसका कविता का क्या नाम है? कविता का नाम क्या है? जो अल्फ्रेड प्रूफॉर्क की एक प्रकार से जो लव सॉन्ग है उनका, तो एक प्रकार से उसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु इज़ द एक प्रकार से प्रोटेगोनिस्ट इन द पोयम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क। बताइए भाई, तो कौन है? बताने का प्रयास करेंगे कौन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क स्वयं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क इज मैन, यानी कि मिडिल एज के मैन है, या यंग है, या फिर बॉय है, या फिर ओल्ड है? तो भाई ये अभी मिडिल एज के जो है व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका
ए करेक्ट होगा, मिडिल एज। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ए मिडिल एज। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इलियट स्टार्टेड राइटिंग द पोएम इन, इलियट स्टार्टेड राइटिंग द पोएम इन, तो भाई 1909 में इन्होंने प्रारंभ किया था पोएट को लिखना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ प्रूफ्रॉक इज, यानी कि आपसे कह रहा कि जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो थे, इनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो थी वो क्या थी, तो उनकी बोल्डनेस जो थी वही थी, यानी कि हिज बोल्डनेस इनकी बड़ी फेमस विशेषता थी। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विच जो है इटालियन पेंटर जो है स्कल्प्टर एंड पोएट इज रिफर्ड टू इन द पोएम, बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि कविता में किस इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार और कवि का उल्लेख किया गया है, तो माइकल एंजेलो के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखिएगा, विच शेक्सपियर्स मतलब कि ट्रेजिक हीरो इज द रिफर्ड टू इन द पोएम, यानी कि कविता में शेक्सपियर के किस दुखद नायक का उल्लेख किया गया है, कविता में शेक्सपियर के किस दुखद यानी कि ट्रेजिक जो है हीरोज, यानी जो है जो दुखद नायक है उसके बारे में, जो एक प्रकार ट्रेजिक हीरो है उसका उल्लेख किया गया है कविता में, तो हेमलेट के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, हेमलेट के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वांट्स टू प्रपोज, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वांट्स टू प्रपोज, किसको प्रपोज करना चाहते थे, तो किसको भाई, अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, यानी कि एक जो है जवान यानी कि युवा सुंदर महिला को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द लेक जो है, द लेक आइल ऑफ ये जो है इन फ्रिसी, लेक आइल ऑफ इन फ्रिसी, द लेक आइल मतलब कि आइल ऑफ इंस फ्री, ओके बताएं, इनिसफ्री, तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री ये जो है ये कंपोज भाई किसने लिखा है इसको भाई, तो W.B. ईट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखिएगा। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है, देखिए सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि द लेक, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न है भैया कि द लेक जो है आइल ऑफ इन मतलब इनिस फ्री इज कंपोज्ड बाई, तो किसने, तो भाई वही प्रश्न आपका आ गया, तो W.B. ईट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, W.B. ईट्स वाज पोएट, W.B. ईट्स वाज पोएट, तो ये कैसे पोएट है भाई, आयरिश पोएट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, आयरिश पोएट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम इनटाइटल्ड, यानी कि आपसे कह रहा है, बताइए, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम इनटाइटल्ड, यानी कि कविता किस शीर्षक खंड से प्रकाशित हुई थी, तो द रोज से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। किसकी कविता भाई, जो है किसकी कविता, तो W.B. ईट्स की। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हेन ईट्स रोट द प्रेजेंट पोएम ही वाज स्टेइंग इन, यानी कि जब ईट्स ने वर्तमान कविता लिखी तो वह कहाँ पर जो थे, तो वो लंदन में थे, कहाँ पर थे, लंदन में थे, लंदन में रह रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द इजलैंड डिस्क्रिप्टेड, द इजलैंड या आइसलैंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज लोकेटेड इन, यानी कि जो है कह रहा है प्रश्न की कविता में वर्णित द्वीप इंग्लैंड में समुद्र तट पर डोबर के बीच पास स्थित, ये बताएं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कहाँ पर स्थित था, दी मतलब कि इजलैंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज लोकेटेड इन, यानी किस में बताया गया है, तो ये भाई प्रश्न इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, यानी कि द इजलैंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज लोकेटेड इन नियर डोवर बीच, तो ये डोवर बीच के नियर में यानी कि उसके पास में स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द पोएम जो है पेरेंट्स मतलब कि प्रेजेंट्स द पोएट, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट, यानी कि ये जो है प्रकार से प्रश्न क्या है कि कविता कवि को किस रूप में प्रस्तुत करती है, तो कविता जो है कवि को प्रकृति प्रेमी यानी कि एज अ लवर ऑफ नेचर, ओके, एज अ लवर ऑफ नेचर के रूप में प्रस्तुत करती है कविता, किसको, पोएट को।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट वुड द पोएट ग्रो इन फ्रंट हिज कॉटेज, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके से है कि कवि अपनी कुटिया के सामने क्या उगाएगा, तो कवि जो है अपनी कुटिया के सामने बीन्स उगाएगा, यानी कि सेम उगाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हिच इंसेक्ट इज जो है मेंशनड इन द पोयम, यानी कि कवि में मतलब कि कविता में किस कीट के बारे में बताया गया है, कविता में किस कीट का उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया किस कीट को, तो किसको किया गया भाई, क्रिकेट यानी झींगुर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। क्रिकेट माने झींगुर तो होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्हाट विल द पोएट डू इन फ्री इजलैंड टू अर्न इज, यानी कि कवि जो है इन फ्री द्वीप में अपनी कमाई के लिए क्या करेगा, तो क्या करेगा भाई, मधुमक्खी वगैरह का जो हॉनी बेस यानी कि ईयर हॉनी बेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डब्ल्यू बी ईट्स वाज मैडली इन लव विथ, यानी कि डब्ल्यू बी ईट्स पागलों की तरह प्यार में किसके था, मतलब कि किसके प्यार में था, तो मॉड गॉन की, किसके, मॉड गॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष, अगला प्रश्न है कि हु रोट द पोयम चर्च गोइंग जो कविता किसने लिखी भाई, चर्च गोइंग जो पोयम है वो किसने लिखी है, तो फिलिप लार्किन ने लिखी इसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। और ये लास्ट जो है पोएट हैं आपके पाठ्यक्रम वाले, फिलिप्स लार्किन जो हैं इज, यानी कि किस एज के हैं ये, मतलब कि किस युग के हैं, तो ये मॉडर्न पोएट हैं, आधुनिक युग के मॉडर्न पोएट हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इस पूरे के पूरे जो है अंग्रेजी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकते थे जो कि मैंने आपको बता दिए। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने अंग्रेजी के तमाम सारे प्रश्नों को जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मेरे हिसाब से तो शायद ये ना ही हो पाता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लगातार प्रयास से, आप लोग लगातार कमेंट करते रहे, लगातार व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगातार आप लोग कमेंट करते रहे कि सर जी जो है इसके बारे में बताइए। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से लगातार आपकी रिक्वायरमेंट रही, लगातार आपकी मांग बढ़ती गई, सर जी अंग्रेजी बताओ, अंग्रेजी के प्रश्न बता दो, पेपर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि किसी भी तरीके से आपको कुछ प्रश्नों को दे दिया। वैसे मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लगभग 120 से अधिक प्रश्नों को आपको देने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। और निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी की सारी चीज़ें आई होंगी, अधिकतर चीज़ें आपकी समझ में आई, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर आपका रिवीजन पूरी की पूरी पेपर का हो गया होगा। और प्राचीन इतिहास का जो है इसको भी देख लीजिए, मतलब कि देख लिया होगा आप लोगों ने, अभी लाइव चल रहा था इसका। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास का और तमाम सारे सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर मॉडल पेपर उपलब्ध हो चुका है। सोशियोलॉजी का उपलब्ध हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का, शिक्षा सतन एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का, ओके, मध्यकालीन इतिहास का, प्राचीन इतिहास का तो हो ही गया, और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर का, हिंदी का, संस्कृत का, ओके, इसके अलावा आपका मनोविज्ञान का भी उपलब्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है चैप्टर्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब बचा क्या आपका सैन्य विज्ञान, यानी कि मिलिट्री साइंस बचा हुआ है। जल्द ही मिलिट्री साइंस का आपके समक्ष वीडियो आ जाएगी। ओके, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।